हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर सर्कल। आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जो कि हाइपरटेंशन के बारे में था। और आज हम उसके मैनेजमेंट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कि हम हाइपरटेंशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। उसकी डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताए हुए थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं उसके जो लिंक है वो मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मैनेजमेंट को हम देखते हैं। सबसे पहले हम मैनेजमेंट में कुछ गाइडलाइंस देखेंगे, जिन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें बात करेंगे आगे इस वीडियो में। तो गाइडलाइंस में सबसे पहले तो हमें किसी हाइपरटेंशन के पेशेंट को जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एडवाइस करनी चाहिए, जिसमें वो सॉल्ट डाइट ना के बराबर ले, हाई पोटेशियम डाइट का यूज़ करे, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करे अपनी लाइफस्टाइल में। और अगर उससे कंट्रोल हो जाता है बीपी तो हम ड्रग्स को यूज़ नहीं करेंगे। अब हमें ये जानना है कि हम एक्चुअली हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट कब शुरू करते हैं। तो उसका जो क्राइटेरिया है वो 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रखा गया है। 140 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक। अगर उसके ऊपर या इसके इक्वल है ब्लड प्रेशर का जो रीडिंग आता है वो, तो हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। अब हम ये जानेंगे कि टारगेट बीपी कितना होना चाहिए दवा देने के बाद। तो वो 140 और 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम होना चाहिए। ड्रग्स देकर हमें इसके नीचे बीपी को रखना है। अगर हम एल्डरली पेशेंट्स की बात करें जिनमें डायबिटीज़ मेलाइटस या फिर किडनी डिजीज़ हो सकती है, उनमें जो बीपी का टारगेट रहता है दवा के बाद वो 150/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के नीचे होता है। अब हम पहली चीज़ देखते हैं, पहला तरीका देखते हैं जिससे हम बीपी को मैनेज करेंगे। तो वो है ब्लड वॉल्यूम रिड्यूसर्स, कि हम ब्लड वॉल्यूम कैसे कम कर सकते हैं। और जब हम पाइप में ब्लड वेसल्स में फ्लो होने वाले ब्लड को कम कर देंगे तो बीपी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो उसमें जो पहले ड्रग्स हैं वो हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स वो होते हैं जो यूरिन को इंड्यूस करते हैं, यूरिन के अमाउंट को बढ़ाते हैं। दो तरह के होते हैं, लूप डायूरेटिक्स और थायजाइड्स। तो फ्रेंड्स आप देखिए, जो लूप डायूरेटिक्स हैं वो इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में जो ये हेनलेज लूप होती है यहाँ पे वर्क करते हैं। थायजाइड्स जो हैं वो नेफ्रॉन के लास्ट पार्ट पे वर्क करते हैं। अब जो ये लूप डायूरेटिक्स हैं ये स्ट्रॉन्ग एक्शन में होते हैं लेकिन शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। थायजाइड्स वीक एक्शन में होते हैं लेकिन ये लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। इसलिए हम डेली यूज़ में पेशेंट के मैनेजमेंट के लिए हम थायजाइड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अगर किसी इमरजेंसी कंडीशन की बात करें तो हम लूप डायूरेटिक्स को यूज़ करते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है और ये शॉर्ट एक्टिंग है। तो इमरजेंसीज़ में हम लूप डायूरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे फ्लूइड को बढ़ाते हैं यूरिन में, कैसे यूरिन आउटपुट बढ़ाते हैं, तो ये जो चैनल का नाम है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड सिम्पोर्टर ब्लॉकर्स। तो ये इस चैनल को ब्लॉक कर देते हैं यहाँ पर। और जब ये सोडियम पोटेशियम और 2 क्लोराइड वापस बॉडी में रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता है तो ये इस ट्यूब में आगे की तरफ बढ़ता है एक्सक्रीट होने के लिए। और सॉल्यूट को आप जानते हैं सॉल्वेंट भी फॉलो करता है, तो वाटर भी इसके साथ बाहर निकल जाता है। इस तरह से यूरिन आउटपुट को बढ़ा देते हैं और बीपी स्टेबलाइज कर देते हैं। लूप डायूरेटिक्स की एक खासियत होती है कैल्सीयूरेसिस। ये कैल्शियम का लॉस करवाते हैं यूरिन में। तो अगर किसी पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है, उसकी हड्डियां कमज़ोर हैं, कैल्शियम ऑलरेडी कम है उसकी बॉडी में, तो उसको हम लूप डायूरेटिक्स नहीं प्रेस्क्राइब करते हैं क्योंकि वो और ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस को एग्जैगरेट करती है। तो पेशेंट विद ऑस्टियोपोरोसिस हाइपरटेंशन के जो होते हैं उनमें हम थायजाइड्स को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्लास ऑफ ड्रग्स हो गया। अब हम कुछ नाम देखते हैं ड्रग्स के जो लूप डायूरेटिक्स और थायजाइड्स में आते हैं। तो देखिए, लूप डायूरेटिक्स में जैसे कि दवा का नाम है फ्यूरेसेमाइड, टॉर्सेमाइड, ब्यूमेटानाइड, ये ड्रग्स आते हैं लूप डायूरेटिक्स। और इसमें फ्यूरेसेमाइड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक है जिसको हम इमरजेंसी में यूज़ करते हैं। इनके इंडिकेशंस क्या हैं फ्रेंड्स, तो आप देखिए, एडिमा होता है फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द बॉडी, हाइपरटेंशन इमरजेंसीज, हाइपर कैल्शियमिया। मैंने आपको बताया कि लूप डायूरेटिक्स कैल्शियम का लॉस करवाते हैं, तब जब भी ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा होगा तब हम लूप डायूरेटिक्स पेशेंट को दे सकते हैं। ब्रोमाइड और आयोडाइड पॉइजनिंग में भी हम इसको यूज़ करते हैं। अगर हम लूप डायूरेटिक्स के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो आप देखिए, ये सोडियम का, मैग्नीशियम का, हाइड्रोजन्स का और पोटेशियम का यूरिन में लॉस करवाते हैं। तो हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकलीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया और मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस जैसे साइड इफ़ेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें थायजाइड्स की तो इसमें जो ड्रग्स हैं वो आते हैं जैसे कि क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, पॉलीथायाजाइड, इंडापामाइड एंड क्लोरथैलिडोन। ये कुछ ड्रग्स हैं जो थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स होते हैं। इसके इंडिकेशंस क्या हैं, हाइपरटेंशन विद ऑस्टियोपोरोसिस, और ये लॉन्ग एक्टिंग है जिसकी वजह से इनको हम फर्स्ट लाइन ड्रग्स भी बोलते हैं और इनको हम बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं।
अगर रिकरेंट किडनी स्टोन है किसी पेशेंट को, जिसको बार बार किडनी स्टोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, तो भी हम थायराइड देंगे, क्योंकि कैल्शियम स्पेयरिंग होते हैं, कैल्शियम को यूरिन में नहीं जाने देते हैं, तो उससे स्टोन का फॉर्मेशन कम होता है। अगर कोई पेशेंट डायबिटीज़ इंसिपिडस का है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस है, तब उसको भी हम थायराइड्स प्रेस्क्राइब करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा जो दूसरा क्लास है ड्रग्स का, वो है वेजोडाइलेटर्स। तो अगर हम बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं जिनमें ब्लड फ्लो करता है, उनको अगर डायलेट कर दें तो उसमें जो फ्लूइड है वो अपने आप कम हो जाएगा, ब्लड अपने आप कम हो जाएगा और बीपी स्टेबलाइज हो जाएगा। तो पहला वेजोडाइलेटर जो है वो होता है एनो रिलीजर्स, जो एनो को रिलीज़ करें। ये जो कंपाउंड है ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। और इसमें जो ड्रग्स हैं पहले वो हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड और हाइड्रेलाजीन। हाइड्रेलाजीन जो होता है ये एक आर्टेरियल डायलेटर होता है, ये आर्टरीज को डायलेट करता है, इवेंचुअली पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम करता है और बीपी स्टेबलाइज कर देता है। फास्ट एक्टिंग होते हैं, हम इन्हें हाइपरटेंशन इमरजेंसीज में यूज़ करते हैं और कंटिन्यूअस आईवी इन्फ्यूजन देते हैं। कई बार आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा जो ड्रिप चढ़ाई जाती है पेशेंट को ग्लूकोज की, उसमें हम इन ड्रग्स को मिला के पेशेंट को देते हैं ताकि उनका बीपी स्टेबलाइज रहे। अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें तो नाइट्रोप्रोसाइड में मेटाबोलाइज होने के बाद नाइट्रोप्रोसाइड बनाता है साइनाइड। साइनाइड एक बहुत ही डेंजरस कंपाउंड है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। तो साइनाइड बनने के बाद इसके साइड इफेक्ट से बचाने के लिए हम पेशेंट को देते हैं विटामिन B12, हाइड्रोक्सोबालामीन। ये जो विटामिन B12 है ये साइनाइड के इफेक्ट को ख़त्म करता है, जिसकी वजह से हम इसे यूज़ कर पाते हैं इमरजेंसीज में। और नाइट्रोप्रोसाइड को हमें 72 आवर्स से ज़्यादा कंटिन्यूस यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि इससे फिर साइनाइड का जो टॉक्सिसिटी है वो होने का चांस ज़्यादा होता है। और इसी वजह से ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मतलब अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और वो उस किसी सर्जरी या किसी वजह से वो आती है हॉस्पिटल में, तो उसको हम इमरजेंसी में भी नाइट्रोप्रोसाइड नहीं देते हैं। हाइड्रेलाजीन की बात करें तो ये प्रेगनेंसी में सेफ होता है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है SLE, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस, जो कि एक इम्यून मीडिएटेड स्किन रैश प्रोड्यूस करता है स्किन पे। ये हाइड्रेलाजीन का साइड इफेक्ट है। अब हम अपना अगला जो ग्रुप है वो बात करते हैं वेजोडाइलेटर्स में। तो ये हैं पोटेशियम चैनल ओपनर्स। मैं आपको बताऊं इसमें जो ड्रग्स हैं वो हैं मिनॉक्सिडिल, डाइजॉक्साइड और हाइड्रेलाजीन। हाइड्रेलाजीन आपने पीछे भी पढ़ा, जो कि एनो रिलीजर भी होता है और ये पोटेशियम चैनल ओपनर भी होता है। तो हाइड्रेलाजीन को हम दो तरह से पढ़ते हैं। अब ये कैसे वर्क करते हैं फ्रेंड्स, तो जब भी हम ये ड्रग्स देते हैं किसी पेशेंट को, तो ये ब्लड वेसल की जो सेल्स होती हैं उसमें से पोटेशियम को ये अंदर भेजते हैं, क्योंकि ये पोटेशियम चैनल ओपनर है तो उन सेल्स में पोटेशियम अंदर जाता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसकी वजह से कैल्शियम आउट ऑफ द सेल जाता है और कैल्शियम बाहर जाने की वजह से सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन घट जाता है और ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। डायलेट होने की वजह से इवेंचुअली बीपी स्टेबलाइज हो जाता है। तो हम इसमें देखते हैं जो ड्रग है मिनॉक्सिडिल, वो एक प्रो ड्रग है जो कि मेटाबोलाइज होकर मिनॉक्सिडिल सल्फेट फॉर्म करता है। और इसका एक और फ़ायदा भी है मिनॉक्सिडिल का कि ये हेयर ग्रोथ में हम यूज़ कर सकते हैं। हेयर ग्रोथ करवाता है ये ड्रग। तो अगर किसी को एलोपेशिया है, गंजापन है, तो एलोपेशिया के पेशेंट्स में हम लोग मिनॉक्सिडिल का यूज़ कर लेते हैं 2% और 5% के डोज में, जो कि हेयर ग्रोथ करवाने में फ़ायदा करता है। अगर हम डाइजॉक्साइड की बात करें जो हमारा दूसरा ड्रग है, तो वो इंसुलिन कम करता है बॉडी में। इंसुलिन कम करता है इसका मतलब अगर कोई पेशेंट शुगर का पेशेंट है, डायबिटीज़ मेलाइटिस का पेशेंट है, उसको अगर हम डाइजॉक्साइड दे देंगे तो इंसुलिन कम कर देगा, जिससे कि शुगर और ज़्यादा एग्जैगरेट हो जाएगी। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में। और जैसे कि अगर कोई पेशेंट इंसुलिनोमा का है, इंसुलिनोमा क्या होता है, कोई भी ट्यूमर जो कि पैनक्रियाज में है, जो कि इंसुलिन को ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें अगर हम डाइजॉक्साइड देंगे तो वो इंसुलिन को कम करवाएगा और ये पेशेंट के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये एक हो गया हमारा अगला क्लास। अब एक और हम ड्रग देखते हैं जो कि है D1 एगोनिस्ट। अब ये D1 रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं ब्लड वेसल्स पे, वेसल वॉल्स पे। अब हम जब ड्रग देते हैं जिसका नाम है फिनोल्डोपाम, तो ये D1 को एगोनिस्ट है, मतलब ये D1 को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल हैं वो डायलेट हो जाती हैं और डायलेट होने की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसको भी हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में यूज़ करते हैं। ड्रग का नाम है फिनोल्डोपाम और ये एक D1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, मतलब डोपामीन का D1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। अब हम अपने अगले क्लास पे आते हैं, जो आपने पहले स्लाइड में आपने देखा था। मैंने आपको ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट के तरीके बताए थे, तो उसमें बताया था सिंपैथेटिक ब्लॉकेट। अब हम देखते हैं सिंपैथेटिक ब्लॉकेट एक्चुअली कैसे काम करता है। जी हमारा सिंपैथेटिक ब्लॉकर ड्रग्स हैं।
तो देखिए सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है कि नॉर एड्रेनलिन आता है ब्लड वेसल्स पे और हार्ट पे। नॉर एड्रेनलिन ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, हार्ट को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि इवेंचुअली बीपी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो इन सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करने के लिए हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो पहले हैं गैंग्लियन ब्लॉकर। अब ये क्या है, जब हम गैंग्लियन को ब्लॉक कर देंगे तो नॉर एड्रेनलिन का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा जो एंड ऑर्गन पे न्यूरॉन होता है उसमें। तो जो ड्रग्स हैं वो हैं ट्राइमिथोफन, हेक्सामिथोनियम। ये ड्रग्स नॉर एड्रेनलिन के फॉर्मेशन को रोकती हैं, जिससे कि नॉर एड्रेनलिन कम फॉर्म होता है और वो इवेंचुअली हार्ट को ना स्टिमुलेट कर पाता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट रखता है और बीपी स्टेबलाइज करता है। दूसरा है न्यूरॉन ब्लॉकर, जिसमें कि ड्रग्स आते हैं मीटायरोसिन, रिजरपाइन और ग्वानिथिडिन। अब आप देखिए एंड न्यूरॉन में डोपामीन से नॉर एड्रेनलिन का जब फॉर्मेशन होता है तो वो एक एंजाइम की वजह से होता है जिसका नाम होता है टायरोसिन। तो ये मीटायरोसिन और ये जो ड्रग्स हैं ये टायरोसिन के वर्क को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे कि डोपामीन से नॉर एड्रेनलिन नहीं बन पाता है और इवेंचुअली बीपी स्टेबलाइज रहता है। जो हमारा तीसरा ग्रुप है वो है अल्फा 2 एगोनिस्ट। अब ये अल्फा 2 एगोनिस्ट फ्रेंड्स क्या होते हैं, जैसे कि क्लोनिडिन और मिथाइल डोपा। ये जो ड्रग्स हैं ये एक्चुअली जब एंड न्यूरॉन से ब्लड वेसल्स पे या फिर हार्ट पे नॉर एड्रेनलिन रिलीज होता है तो वापस से सेल्फ रिसेप्टर्स होते हैं न्यूरॉन के ऊपर, जिनको हम कहते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर्स। अगर वो स्टिमुलेट होते हैं तो वो एक निगेटिव फीडबैक देता है न्यूरॉन को और इवेंचुअली नॉर एड्रेनलिन का जो सेक्रेशन है वो रुक जाता है। तो अगर हम बाहर से कोई ड्रग देकर के उन अल्फा 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर दें तो निगेटिव फीडबैक जाएगा न्यूरॉन के पास और वो नॉर एड्रेनलिन के रिलीज को कम कर देगा, जिससे कि बीपी और जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी और हार्ट भी स्लो डाउन हो जाएगा और बीपी इवेंचुअली स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है। जो हमारा अगला ग्रुप है वो है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स फ्रेंड्स आप देखिए ये नॉर एड्रेनलिन के रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर्स, जो कि ब्लड वेसल्स पे और हार्ट पे होते हैं। ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं और हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं। तो अगर हम इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें तो नॉर एड्रेनलिन इन पे काम नहीं कर पाएगा और हमारा बीपी स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इसमें जो ड्रग्स आते हैं जैसे कि लेबिटोलॉल, नेबिवोलॉल, एटिनोलॉल, प्रोप्रानोलॉल एक्सेट्रा, ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। जो हमारा लास्ट ग्रुप ऑफ ड्रग है हाइपरटेंशन मैनेजमेंट के लिए वह है रास ब्लॉकेट। रास ब्लॉकेट क्या होता है दोस्तों, आप देखिए रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम ब्लॉकर्स, ये वो ड्रग्स हैं जो रास सिस्टम पे वर्क करके बीपी को स्टेबलाइज करते हैं। तो पहला है रेनिन ब्लॉकर्स। जो ड्रग्स रेनिन को रिलीज होने से ही रोकते तो उनमें क्या आते हैं, जैसे कि इनालकिरन, रेमिकिरन, एलिस्किरन। ये ड्रग्स ओरल होते हैं और इनको हम हाइपरटेंशन में यूज़ कर सकते हैं, जो कि रेनिन के सेक्रेशन को कम करते हैं। अगले हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। इसमें वो ड्रग्स आते हैं जैसे कि कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिसाइनोप्रिल। इनका एक साइड इफेक्ट भी होता है जो कि एक कफ को इंड्यूस करते हैं। एंजियोटेंसिन के कन्वर्जन को, एंजियोटेंसिन 1 के एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्जन को ये रोकते हैं, जिससे कि बीपी स्टेबलाइज रहता है। आपको अगर इस पर थोड़ा सा डीप में देखना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेकआउट करिए, वहाँ से आपको इस पर इन्फॉर्मेशन और मिल जाएगी। अगला जो हमारा ग्रुप है रास में वो है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जैसे कि लोसार्टन, टेलमिसार्टन, ऑल्मिसार्टन, वालसार्टन एक्सेट्रा। ये एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। आप जानते हो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो बॉडी का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्टर एजेंट माना जाता है। तो अगर हम इसके रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देंगे तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेटेड रहेंगी और बीपी स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लास्ट देखते हैं ड्रग जो रास पे काम करता है, वो है एल्डोस्टेरॉन ब्लॉकर। आप यहाँ पे देखिए एल्डोस्टेरॉन ब्लॉकर में ड्रग का नाम है स्पाइरोनोलैक्टोन। आप जानते हो एल्डोस्टेरॉन नेफ्रॉन के लास्ट पार्ट पे एक्ट करता है, सोडियम और वाटर का रिटेंशन करता है और इसके रिटेंशन की वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और बीपी बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम स्पाइरोनोलैक्टोन देकर के एल्डोस्टेरॉन को ब्लॉक कर दें तो सोडियम का और वाटर का यूरिन में लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम घटता है और इवेंचुअली बीपी स्टेबलाइज हो जाता है। तो ये फाइनली हमारा जो हाइपरटेंशन का टॉपिक है वो आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक यू।